मैं दिल्ली से मुंबई नौकरी करने आई थी। मुझे एक पंडित जी के घर में नौकरी मिली थी। मुझे उसकी बीमार पत्नी की सेवा करनी थी, जो कि पंडित जी की बीमार पत्नी की मौत हो गई। मुझे अचानक पुलिस जेल लेकर चली गई। उस पंडित जी ने मुझ पर अपनी पत्नी के मौत का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं रोती रही पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। जब उस रात मैं जेल के सलाखों के अंदर भगवान से रो रो कर मदद मांगते मांगते मेरी आंख लग गई, जब सपने में पंडित जी की पत्नी आई और बोली, पुलिस को बोलो कि मेरे मंदिर के दान पेटी में खोल कर देखे, सबूत उन्हें वहीं मिल जाएगा। मैंने अगले दिन यही किया। जो ही पुलिस वाले दान पेटी खोलने लगे तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि दीदी मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वह गोलगप्पे की रेडी को ललचाई हुई नज़रों से देखकर कहा तो मैंने गुस्से से उसे घूरा और कहा कि इधर रोटी खाने के लाले पड़े हैं और तुझे गोलगप्पे की पड़ी है, चुपचाप घर चल। मैंने उसे डांटा तो उस पर उल्टा असर हुआ, वहीं जमकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता मुझे गोलगप्पे खाने हैं, जिद करते हुए बोला तो मैंने अपना माथा पीट डाला। मुझे पता है हमारी समस्याएं सब तेरे सामने हैं। आज गोलगप्पे नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? क्यों तंग कर रहा है मुझे? मैंने तंग आकर कहा। उस पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। तुम उधार ले लो, उन्हें पैसे बाद में दे देना। उसने मुफ्त की सलाह मुझे दी तो मेरा दिल चाहा कि भरे बाजार में उसे खींचकर जूते मारूं, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। वह यहाँ चौक पर खड़े होकर बुरी तरह से रोता रहा। मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। देख वेदांत, चुपचाप घर चल, मैं तुझे कुछ दिनों के बाद गोलगप्पे खिला दूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा, मगर मजाल है जो वह टस से मस हुआ हो। अब एक आखिरी रास्ता बचा था। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने उसका हाथ छोड़ा और घर की तरफ आ गई। कुछ देर तो मेरी हरकतों पर हैरान हुआ, वहीं जमकर खड़ा रहा, मगर मैं ना रुकी तो मेरे पीछे ही दौड़ा चला आया। मैंने जबकि उसको नज़रअंदाज करके उसकी बेइज्जती की थी तो फिलहाल बदला तो उसको लेना ही था। बाकी रास्ता वह जानबूझकर मुझे तंग कर रहा था, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं घर पहुंचकर सुकून का सांस लेती अंदर जा घुसी। मेरा नाम रूपल है। मैंने एक गरीब घराने में आंख तो नहीं खोली थी, मगर किस्मत की सितम ने मुझे गरीबी की दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं किस्मत की धनी नहीं थी। फिलहाल सब कुछ होते हुए भी परेशान जिंदगी बिताने पर मजबूर थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा अंडे और ब्रेड की रेडी लगाया करते थे, जो खूब चला करती थी। सारा मोहल्ला ही पापा से अंडा और ब्रेड खाकर खुश रहता था। अब मेरे पापा एक ढाबा खोलना चाहते थे, अपनी एक और दुकान खोलना चाहते थे। माँ और मेरे छोटे भाई बहन पापा के कमाई पर खूब मज़े कर रहे थे। मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे, दिल खोल कर हम पर खर्च किया करते थे। उसने कभी खर्च करने से अपना हाथ नहीं रोका। पापा की व्यक्तित्व भी शानदार थी और अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखाई देते थे। हमारी ज़िंदगी यूं ही साधारण तरीके से बीत रही थी, लेकिन पापा हमें अच्छे खिलाते पिलाते थे। उसे खुद भी कमाने का शौक़ था। फल फ्रूट से लेकर हर चीज़ ही हमारे घर में पड़ा रहता था। हमारे घर के हालात मोहल्ले के बाकी लोगों के मुकाबले में काफ़ी ठीक ठाक थी। माँ हाथ में लाल चूड़ियाँ पहनकर घर से बाहर निकलती, मोहल्ले की औरतें जलन का शिकार हो जाती। मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। उनका व्यवहार माँ के साथ बहुत ही अच्छा था। मोहल्ले के बाकी लोगों के घरों से अक्सर पति पत्नी की झगड़े और लड़ने की आवाज़ें आया करती, तो मैं दीवारों के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश करती। वे आखिरकार झगड़ते किस बात पर हैं? हमारे घर में तो कभी झगड़ा नहीं हुआ था। पापा तो माँ की हर बात माना करते थे, बल्कि वह घर के कामों में भी माँ की मदद किया करते थे। उस वक्त हम लोग छोटे थे। फिलहाल माँ के घर के कामों में मदद तो नहीं करवाती थी। मेरी माँ के लिए बच्चे पालना, उनका काम करना मुश्किल हो जाता तो माँ शोर मचा देती। उसके लिए पापा घर आकर कभी सब्जी बना लेते, कभी रोटियां बना देते। माँ खुशी खुशी निहाल बिस्तर पर बैठकर मज़े से सीरियल देखती थी। मम्मी और पापा हर सीरियल के बारे में घंटों बात करते रहते थे। मैं तो खूब मज़े से माँ और पापा की बातें सुना करती। मेरा मन जो भी खाने को करता, मैं पापा से फरमाइश कर दिया करती थी। पापा अगले ही दिन दुकान से आते समय मेरे लिए ले आते थे। हमारे दिन ऐसे ही बीत रहे थे, मगर न जाने हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। माँ का कहना था कि मोहल्ले की औरतों की नज़र खा गई, जो जलन से हमें देखा करती थी, जो पापा को माँ से अलग करने की कोशिश कर रही थी। मोहल्ले की औरतों से माँ की खुशियाँ बर्दाश्त ना हुई। मेरी बुआ भी उन्हीं में से थी, जो मेरी माँ से बहुत जला करती थी। वह मेरे पापा के पीछे लगी रहती और पापा की कान भरा करती थी, मगर पापा को कहाँ परवाह थी। उनको सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी और बच्चों की मोहब्बत प्यारी थी। उन्होंने मोहल्ले वालों की बातों की कोई परवाह नहीं की, ना अपनी बहन का ताना दिल को लगाया। पापा वैसे ही रहे जैसे पहले थे। उनकी आदत ही अच्छी थी, मगर पापा की आदत एकदम से कैसे बदल गई, मैं समझ ही नहीं पाई थी।
पापा के दुकान पर अक्सर एक औरत अंडा ब्रेड लेने आती थी। वह अपने पति से डिवोर्स ले चुकी थी, 2 बच्चों की माँ थी। देखने में गोरी चिट्टी और कम उम्र की दिखाई देती थी। उसका बात करने का अंदाज ऐसा प्यारा था, पापा के साथ साथ मैं भी उसको सुनती रहती। मेरे पापा अगर दुकान पर ना होते तो अक्सर हमारे घर भी चली आती थी। माँ के सामने बैठकर पापा से बातें बनाती रहती। उसका अंदाज इतना प्यारा होता कि माँ के दिल व दिमाग पर कभी शक नहीं हुआ। वह असल में पापा पर डोरे डाल रही थी। वह मेरी माँ के साथ अच्छा बनकर दिखा रही थी, जबकि सारी बातें माँ के सामने ही पापा से करती। माँ को शक कहाँ से होता। वो माँ को दीदी कहकर बुलाती, तारीफ करती और माँ को बड़ा सम्मान देती। मेरी माँ का दिल उससे बहुत खुश रहता। वैसे भी माँ को पापा पर पूरा पूरा भरोसा था। वह आंखें बंद करके अपने पति पर भरोसा करती थी। यही भरोसा मेरी माँ को खा गया और माँ को कानों कान खबर नहीं हुई। वह औरत पापा से शादी रचाकर अपना घर बेचकर पापा को मुंबई लेकर चली गई और हम माँ का मुंह देखते रह गए। पापा ने अपनी दुकान बेची और सामान बेचा और हमें तो कानों कान भी खबर ना हुआ। जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब मेरे पापा घर से गायब हो गए, तो माँ पापा को ढूंढने निकल गई। उसके बाद सब पता चल गया कि पापा ने मेरी माँ को धोखा दिया है। माँ तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। करती भी तो क्या करती, कहाँ उसके पीछे जाती। मोहल्ले वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोहल्ले वाले फिलहाल माँ के दुख में शामिल होने चले आए थे, मगर उनके दिल में ज़रूर लड्डू फूट रहे थे। माँ का गम अलग था। माँ के साथ साथ हम सब भी बहुत परेशान थे। माँ के हाथ में कोई पैसा नहीं था। पापा हरी झंडी दिखाकर गायब हो गए थे। ऐसे में घर का गुजारा कैसे चलता। अभी तो वैसे भी माँ को घर के खर्चे की इतनी फिक्र नहीं होती थी। उसे तो अपने पति खो जाने का इतना बड़ा गम था, वह किसी और के बारे में क्या सोचती। उसके पति ने उसके साथ ऐसा धोखा किया कि उसके दिमाग में भी नहीं था। उसकी इज्जत खाक में मिलाकर किसी और औरत के साथ भाग गया था। ये सदमा उसके लिए कम नहीं था। इसी सदमे में माँ चारपाई से लग गई थी। मैं जबकि घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए पापा के बाद माँ को संभालना, माँ के साथ साथ छोटे भाई बहन को संभालना भी मेरे हिस्से में ही आ गया था। माँ तो बिल्कुल हार बैठी थी। मैंने माँ को हौसला देना चाहा तो मुझे डांट कर रख दिया। तुझे क्या पता मुझ पर क्या बीत रही है। मैं कैसे चुप बैठूं, क्या सब्र करूं। तेरे पापा मेरे सामने होते तो उससे पूछ लेती कि उसने ये सब क्यों किया, मगर वह तो मुझे धोखे देकर चला गया। सब कुछ बेच बाच कर निकल गया। मेरी तो दिल की भड़ास तक ना निकल सकी। मैं किस पर अपने दिल का गुब्बार निकालूं। अगर मेरे सामने होता, मैं उसका गिरेबान पकड़कर उससे पूछ लेती कि उसने मेरे होते हुए उस औरत से शादी करने की हिम्मत कैसे की, तो मेरा दिल हल्का हो जाता। मगर वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। अब मैं किससे लड़ूं झगड़ूं, किसको अपने दिल का हाल बताऊं, कौन है मेरा सुनने वाला। लोग तो खुशी से निहाल हुए जा रहे हैं। तेरी बुआ तो घर में नाचती फिर रही होगी कि उसके भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। माँ शुरू हो जाती तो फिर उसको चुप करवाना बड़ा मुश्किल होता। इसलिए मैंने माँ के आगे पापा की बात करनी छोड़ दी। माँ को भी उनके हाल पर छोड़ दिया। अब जो होना था सो हो गया। जिंदगी बिताने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। मैं छोटे भाई बहन को ऐसे ना छोड़ सकती थी। मुझसे छोटी एक और बहन और सबसे छोटा एक भाई था, जिनको पापा से बहुत प्यार था। पापा हम बच्चों की मुंह से निकलने से पहले ही फरमाइश पूरी किया करते थे, मगर माँ कहाँ से पूरी करती। माँ को वैसे भी उनकी फरमाइशों से कोई गर्ज नहीं थी। एक मैं ही रह गई थी जो छोटे बहन भाइयों की फरमाइशें पूरी करने में पड़ी रहती थी। हमारे पास थोड़े बहुत पैसे सेविंग के मौजूद थे। कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें थीं जिनको बेचा जा सकता था, मगर ऐसे कब तक गुजारा होता। माँ पापा को घर वापस बुलाने और उसका पता लगवाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मेरे पापा तो ऐसे गायब हुए थे, उसके बारे में हमें कानों कान तक खबर ना हुई। उस औरत के मोहल्ले वालों से इतना अंदाज़ा हो गया था कि वह पापा को मुंबई ले गई थी, क्योंकि उसका सारा मायका मुंबई में मौजूद था। मुंबई के अलावा वह कहीं नहीं जा सकती थी। मगर इतने बड़े शहर में पापा को कहाँ ढूंढा जा सकता था, जबकि हमारे पास कोई मदद करने को भी नहीं था। एक बुआ थी, वह पापा को ढूंढने में हमारी मदद क्यों करती। वह तो पहले ही मेरी माँ पर इल्ज़ाम ठहरा रही थी। इसने अपने पति पर नज़र ना रखी और अपने पति को खुद ही उस औरत के हवाले कर दिया। जब तुझे पता था वह औरत तेरे पति के पीछे घर में आती है, तो उसे डंडे मारकर अपने घर से क्यों नहीं निकाल दिया। बुआ माँ को कहती तो माँ अपना सर पकड़कर बैठ जाती। कभी माँ अपने हाथ मसलना शुरू कर देती। मुझे क्या मालूम था कि वह नागिन मुझे ही डस लेगी, मेरे पति पर कब्जा जमाएगी। वह तो मेरी बहन बनी हुई थी। अपनी बहन समझकर घर में घुसा लिया। दोस्ती पर भरोसा करने का नतीजा भुगत लिया। तो अब क्यों रोती फिर रही हो। बुआ माँ के दिल जलाने से बाज नहीं आती। वैसे तो बुआ की बात सही थी,
माँ तो अपने पति पर आंखें बंद करके विश्वास करती थी, जैसे उनके पति देवता हों। माँ जानती थी कि मर्द की आदत में बेवफाई और धोखे शामिल होते हैं। उसे मौका मिले तो वह ये मौका क्यों गंवाएगा। अब देख, तेरी लापरवाही की वजह से अपने बच्चों का ख्याल छोड़कर दूसरी औरत के बच्चों को संभाल रहा है। पापा के बिना ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, उसका अंदाज़ा कुछ महीने में ही हो गया था। खाने पीने के लाले पड़ गए थे, मुझे ही अपना हाथ पैर चलाना पड़ा। मैंने आसपास नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी। खैर, मैं कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकती थी। मैंने नौकरी बहुत तलाश की, पर यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी और यहाँ घर के आसपास कोई फैक्ट्री भी नहीं थी, काफ़ी दूरी पर था। फिर भी मैं नौकरी की तलाश में लगी हुई थी। मैंने छोटे मोटे काफ़ी काम किए और अपने घर वालों का खर्चा उठाती रही। मेरी कमाई से तो मुश्किल से 2 टाइम का गुजारा चल रहा था। फिर भी मैं अच्छी नौकरी के तलाश में थी, ताकि अपने बढ़ते हुए बहन भाइयों की बढ़ती हुई फरमाइशें पूरी करने की कोशिश कर सकूं। हमारे मोहल्ले में एक लड़की राधिका मुंबई की किसी फैक्ट्री में काम करती थी। वहाँ पर एक और लड़की की ज़रूरत पड़ी तो राधिका ने मुझे कहा कि तू भी मेरे साथ चलो। वहाँ पर फैक्ट्री की तरफ से ही रहने और खाना पीना भी दिया जाता है। वह छुट्टियों में घर आई हुई थी। मुझे उसकी सलाह अच्छी लगी, क्योंकि भाई अब बड़ा होता जा रहा था और उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। बहन भाई अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि मेरी माँ की मजबूरी समझते, जबकि समस्याओं ने भी तो एकदम से पटका खाया था। पापा की दूरी बर्दाश्त करते या घर में गरीबी की समस्याएं सुलझाते। मैं अपने बहन भाइयों के मुरझाए हुए चेहरे देखती तो मेरे दिल को धक्का सा लगता। मैं चाहती थी कि मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। फिलहाल मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कहा, तू मुंबई जाकर अपने बाप को तलाश करने की भी कोशिश करना। मैंने बड़ी अफसोस में उनको देखा, जो आदमी खुद अपनी मर्जी से अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया हो, उसको तलाश करने का क्या ही फ़ायदा। मैं अपना वक्त और अपना एनर्जी क्यों ख़राब करती। पापा को तलाश करने का क्या फ़ायदा था। हमें छोड़ना उसकी अपनी खुशी थी। अपनी खुशी से ये काम करके गए थे तो उसको ढूंढ कर हमने क्या करना था। मगर मैं ये माँ को ना समझा सकी थी। वह तो अभी तक इसी सदमे से बाहर नहीं निकली थी। ठीक है, पापा उसे किसी दूसरी औरत के खातिर छोड़ कर गया था। उसको अभी भी ये गुमान था, शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया होगा, या तो पापा को वो ब्लैकमेल कर रही होगी, जिसकी वजह से पापा अपने साथ ले गई होगी। मगर मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। माँ सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, जबकि मैं हकीकत स्वीकार कर चुकी थी। पापा जानबूझकर घर छोड़कर गए थे। मैं राधिका के साथ मुंबई चली आई। उसने मुझे अपनी फैक्ट्री मालिक से मिलवाया तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लिया और थोड़ी सी इंटरव्यू के बाद उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह थी। अब मैं बहुत खुश थी कि मैं सारे पैसे घर भेज सकती थी। छोटे बहन भाई की ज़िंदगी तो अच्छी बीतती। मैं कोशिश कर सकती थी उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। मैं आराम किए बगैर काम में लगी रहती। बाकी लड़कियों की तरह खड़े होकर बातें करना पसंद ना करती, बल्कि अपने काम में बिजी रहती। मुझे अपने आसपास से कोई लेना देना नहीं था। मैनेजर की नीयत मुझ पर खराब हुई, मुझे इसका अंदाज़ा भी हो गया। एक दिन उसने मौका पाकर पहल कर दी और प्रपोज करने लगा। मैंने तो उसे बुरी तरह से डांट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की। मेरी तेज़ आवाज़ और तेवर देखकर वह साफ मुकर गया। तुम मुझे बिना वजह बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मैं उसके कमीनेपन पर हैरान थी। अभी कुछ देर पहले ही तो वो मुझे प्रपोज कर रहा था। मैं उसके साथ टाइम बिताऊं तो वो मुझे मालो माल कर देगा, जबकि अब साफ मुकर गया था। मैं जल्दी ही उसके केबिन से बाहर निकली तो उसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। मैं बुरी तरह से मुसीबत में फंस गई थी। वो मौका पाते ही अकेले में मेरे करीब आता और मुझे तंग करता और कभी मुझे धमकियां देना शुरू कर देता। मैं तुम्हारी शिकायत बॉस से करके तुम्हें 1 घंटे में निकलवा सकता हूँ। नहीं निकलवाया तो तुम मेरा नाम बदल देना। अजीब आदमी था। मैं तो अपने घर की हालात बदलना चाहती थी और इतनी दूर नौकरी करने आई थी, मगर किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ ना दिया था। मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। आसपास के लोग भी जानते थे मैनेजर का व्यवहार मेरे साथ खराब है, मगर वे सब के सब मजबूर थे। गरीब घरों से संबंध रखने वालों की कई मजबूरियां होती हैं, ये बात मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। कोई भी मेरी साइड नहीं लेता, वह भी मैनेजर की नज़रों में आ जाता। मैंने राधिका से बात की तो वह भी ढीली पड़ गई। यार, तुझे सब पता है, मगर हमें छोटी मोटी चीज़ें यहाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। इसने तो मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। राधिका ने सर हिला दिया। मैं समझ रही हूँ वह कुछ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा है, मगर अब तुम बर्दाश्त करो।
कुछ साल में उसका गुस्सा उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े लोगों की नीयत ऐसे ही खराब हो जाती है, किसी पर भी दिल आ जाता है। मैं तुझे ही बर्दाश्त करने को कह सकती हूँ, मैनेजर का सर तो नहीं फाड़ सकती। राधिका की बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वह तो खुद मजबूर थी, नौकरी करके धक्के खाकर अपने घर वालों का सहारा बनी हुई थी। वह मेरा साथ कैसे दे सकती थी? मेरे खातिर वह अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकती थी, जबकि उसको यहाँ नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसको काफ़ी सुविधा मिली हुई थी। मुझे तो नौकरी करते अभी कुछ ही दिन बीता था। मुंबई में और भी जगह थी जहाँ मैं नौकरी की तलाश कर सकती थी। ये आइडिया भी मुझे राधिका ने दिया था। मैंने कहीं और नौकरी करने की ठान ली और रोज़ाना ही नौकरी के तलाश में निकलने लगी। मगर मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे नौकरी ज्वाइन किए हुए अभी 2 महीने हुए थे, जबकि सबको 2-2 साल का एक्सपीरियंस था। फिर मेरे पास ऐसा कोई जमानत भी नहीं था। नौकरी तो मुझे राधिका की वजह से मिल गई थी, जबकि बाकी जगह मुझे किसी न किसी की जमानत चाहिए थी। मैं मायूस होकर घर बैठ गई। कुछ दिनों में राधिका ने मुझे एक और नौकरी के बारे में बताया। उसकी कोई सहेली थी जिसके जानने वाले पंडित जी को अपनी पत्नी की सेवा के लिए एक लड़की चाहिए थी। मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं हैरान होते हुए राधिका से कहा तो उसने मुझे समझाने की कोशिश की। उसमें एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है? बीमारी में अपनी माँ का ख्याल तो रखा ही करती थी। बस ऐसे ही उस औरत का ख्याल रखना होगा। काम बहुत आसान है, तुझे दिन रात वहीं बिताना होगा। पंडित जी तो घर पर होता नहीं, वह जगह जगह हवन और पूजा पाठ में गया होता है, मगर वह अच्छी तनख्वाह दे रहा है। सारा टाइम एक औरत के साथ बिताना पड़ेगा तो आदमियों की नज़रों से भी सुरक्षित रहेगी। राधिका की बात मेरे दिल को लगी थी। वैसे भी मैनेजर ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। उसकी हिम्मत रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही थी। वह मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझ गया था। फिलहाल मैंने राधिका से बात की और फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर पंडित जी के घर की नौकरी कर ली। पंडित जी शरीफ आदमी था। वह अपने काम से काम रखता था, मेरे सामने नज़र झुकाए रखता था। ज़्यादा टाइम घर से बाहर बिताता था, मगर जब कभी हमारा सामना होता तो वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। उसकी पत्नी भी अच्छे व्यवहार की औरत थी। वह बीमार थी, वह चारपाई से बड़ी मुश्किल से उठ पाती थी। मैं सारा दिन उसकी सेवा में लगी रहती। जो भी काम करती थी बड़ी लगन और मेहनत के साथ किया करती थी। मैंने उस औरत की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं रोज़ाना ही उसकी मालिश किया करती और उसका ख्याल रखती। उसके पति ने उसके लिए खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा रखा था। वह तो इतना खाती पीती भी नहीं थी, मगर मुझे ज़बरदस्ती खिला देती। तुम खा लो वरना पंडित जी आकर मुझे डांटेंगे। सारा फल पड़े पड़े ही खराब कर देती हो। उसकी बात सुनकर मैं फल खा लेती। मेरी सेहत कुछ दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। मुझे यहाँ बड़ा ही आराम था। मेरी मालकिन दिल की बहुत अच्छी थी। उसके पति से मुझे कोई समस्या नहीं थी। एक शरीफ इंसान था। मैं दिन भर कामों में बिजी रहती, मगर फिर भी मैं अपनी आंखें और कान खुली रखती। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी पर भी भरोसा करके बिना वजह मारी जाऊं। पापा की वजह से वैसे ही मेरा हर किसी से भरोसा उठ गया था। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में हुई थी कि एक दिन पंडित जी की पत्नी मर गई। अपने कामों से फ्री होकर उसके पास बैठी ताकि उसकी मालिश कर सकूं। मैं उसे 2-3 बार आवाज़ दी। मैंने कहा मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, मगर वह ना हिली और ना डुली। मैं थोड़ी हैरान हुई थी। ज़्यादातर वो मेरी पहली आवाज़ पर ही उठ जाया करती थी, मगर अभी ना जाने क्या समस्या थी। फिर मैंने उसको बाजू से पकड़कर हिलाया तो उसके बाजू ढीले पड़ गए। मैं जल्दी उठी। मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने उसके चेहरे को थपथपाया था। वह आंखें खोले, मगर वह तो शायद इस दुनिया में ही नहीं थी। मैंने जल्दी से उसका नब्ज़ टटोला, चेक किया। उसकी धड़कनें रुक चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें थम चुकी थी। मैं बेहद परेशान थी। पंडित जी न जाने खुद कहाँ गायब हो गया था। वह तो सारा दिन घर में ही दिखाई नहीं दिया था। मैंने जल्दी ही भागकर मोहल्ले वालों को बुला लाई। मेरे साथ काम करने वाली औरत ने भी आकर उसकी मौत की जांच की। मेरी मालकिन बड़ी चुप से चल बसी थी। मैं हैरान परेशान थी, न जाने कहाँ से पंडित जी को ढूंढूं। मोहल्ले वालों ने खुद ही उसे खबर कर दी थी। वो रोता पीटता पत्नी के अर्थी पर पहुंचा। उसको अचानक न जाने क्या हुआ, उसका जिस्म नीला पड़ता जा रहा है। मोहल्ले वालों ने कहना शुरू किया तो पंडित जी ने भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। यही उसके पास थी, ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि उसकी बीमारी ऐसी तो नहीं थी कि इतनी अचानक वह चली जाए। मैं हैरान होकर पंडित जी की शक्ल देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं? मैं भला उनको क्यों मारूंगी? मेरी उनसे क्या दुश्मनी थी? मैं तो उनका इतना ख्याल रखती थी। उनको अचानक ही मौत आई और जब मैं उनके पास आई तो ये इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी इन सब में कोई गलती नहीं। मैं पंडित जी और मोहल्ले वालों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वह ना माने। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस खुद ही सच और झूठ का पता लगा लेगी। उसने जल्दी ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैं उसकी विनतियाँ करती रही। जैसा वह सोच रहा है
वैसा कुछ नहीं है। मेरा दिल बड़ा बेचैन था। जब तक पुलिस जांच ना कर लेगी, बड़ी गुस्से में दहाड़ कर बोला। मैं चुप कर गई। जब मेरी गलती ही नहीं थी तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत थी। मगर मैं एक बार फिर से मुसीबत में पड़ गई थी। न जाने मुसीबत ने मेरा रास्ता क्यों देख लिया था। एक के बाद एक और फिर दूसरी मुसीबत चली आती थी। मैं तो आसमान से गिरी खजूर पर अटकी हुई थी। मुझे समझ नहीं आता था मेरी किस्मत मुझे कैसे दो राहे पर लाकर खड़ी कर रही है। मैं जहाँ पर काम करती, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। पुलिस ने आकर अपनी जांच शुरू कर दी थी। उनके सवाल जवाब से ये नहीं लग रहा था कि उन्हें मुझ पर शक है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनको मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं ही मुजरिम हूँ। ये जुर्म मैंने ही किया है। हाँ भाई बताओ, क्यों मारा इस औरत को? क्या इरादे थे तुम्हारे और तुम क्या हासिल करना चाहती थी और क्या चोरी किया है तुमने? मैं उनके सवाल जवाब पर हैरान थी। मैं उनको अपनी सफाई दे देकर थक गई थी, मगर उसमें किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। पुलिस वालों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं था, ना ही कोई गवाह। फिर भी वो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने को तैयार थे। मैं चुपचाप उनके साथ पुलिस स्टेशन चल पड़ी थी। मैं आखिर करती भी तो क्या करती। मेरे पीछे कौन था जो आकर मेरी साइड लेता? माँ को और छोटे भाई बहन को तो मालूम भी नहीं था कि मैं यहाँ किस मुसीबत में पड़ गई थी। पुलिस ने मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पहले हम जांच करेंगे, अगर तुम बेकसूर साबित हुई तो तुम्हें घर जाने देंगे। वह न जाने किस चक्कर में थे। शायद वह चाहते थे कि कोई मेरी जमानत करवाए और उससे पैसे खाएं। माँ भला इतनी दूर कैसे आकर मेरे पीछे परेशान होती। वैसे भी मैं दिल्ली से मुंबई इसलिए नहीं आई थी कि मैं अपने पीछे अपनी माँ को परेशान करूं, बल्कि इसलिए आई थी कि उनका सहारा बनूं और उनको परेशानी से निकालूं। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा था। मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी रो रही थी। भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। तेरे सिवा इस शहर में मेरा कौन है? मेरा बाप ना जाने कहाँ गुम था, जो हम सबको छोड़कर भाग गया था। माँ थी जो बेबस थी, दूर बैठी थी, जबकि बहन भाई इतने छोटे थे कि वो मेरे लिए कुछ ना कर सकते थे। मैंने रात को भगवान की बहुत बहुत विनती की, भगवान मुझे इस मुसीबत से बचा ले और कोई आसान रास्ता दिखा दे जिस पर चल सकूं। रोते रोते पूरी रात मैंने भगवान की याद में बिताया। न जाने मेरी आंख लगी तो मैंने सपने में अपनी मालकिन को देखा। वह चारपाई पर बैठी थी, जबकि मैं वैसे ही उसकी मालिश करने के लिए तेल उठाकर लाई। जिस तरह मैं रोजाना उनकी मालिश किया करती थी, वह मुड़कर मुझे देखने लगी। मैं तो मर गई हूँ, तुम किसकी मालिश करोगी? उसका अंदाज ऐसा ही था। मुझे डर महसूस होने लगा। मेरी बोलती बंद हो गई और मैं उसके सामने कुछ ना बोल पाई। तुम जानना चाहती हो कि मेरी मौत कैसे हुई? मैं दोबारा से बोली तो उसकी आवाज़ पूरे जेल में गूंज गई। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तुम पुलिस वालों को और मेरे पति को कहना कि वो मेरे मंदिर की दान पेटी खोलकर देख ले, तो उन्हें सबूत मिल जाएगा और ये राज भी खुल जाएगा कि मेरी मौत कैसे हुई। वह बोली तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे आसपास की दुनिया कुछ भी खबर नहीं थी। मैं सपने में डरी हुई खड़ी थी। अचानक ही वो मेरे सामने से गायब हो गई तो मैं हैरान हुई कि मालकिन कहाँ चली गई। मैंने उसे चारपाई के नीचे और आसपास पूरे जेल में ढूंढा, मगर वो मुझे दिखाई ना दी। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैं चौंक कर उठ बैठी। ये तो सपना था, इसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं था, मगर फिर भी मुझे एक रास्ता तो दिखाई दिया था। न जाने मंदिर के दान पेटी में ऐसा क्या राज था जो वो मुझे बताना चाहती थी। वह तो इतनी अच्छी थी, मरने के बाद भी उसे मेरी फिक्र थी और मुझे इस तबाही से निकालना चाहती थी। कहीं उसमें कोई ऐसा सबूत ना हो जो और ज़्यादा मेरे खिलाफ हो जाए और मैं जेल के सलाखों के पीछे से कभी ना निकल सकूं। मैं सोचकर डर भी रही थी, मगर फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मैं बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। मैंने सुबह होते ही पुलिस वालों से अपील की कि वो मेरी आखिरी बात ज़रूर मान लें। आप मालकिन के लकड़ी के बने हुए मंदिर को यहाँ पर मंगवा लीजिए, क्योंकि मैंने सपने में देखा है। मालकिन ने मुझे बताया कि उसकी मौत का राज उसी मंदिर में छुपा है। पुलिस वाले मेरी बात सुनकर हंस पड़े। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? बस एक बार मेरी बात सुनने में आखिर हर्ज क्या है? आप लोगों को जाकर वह मंदिर वहाँ से उठाकर लानी है। मैं आपको बता दूंगी वह किस कमरे में रखी है। पुलिस वालों ने आखिरकार मेरी बात मान ली और वह मंदिर लेने चले गए। जैसे ही मंदिर लेकर आए तो उन्होंने मुझे भी अपने दफ्तर में बुलाया। मैं जल्दी चली गई ताकि देख सकूं आखिर मंदिर में मालकिन के मौत का क्या राज छुपा है। तो पुलिस वालों ने मंदिर की दान पेटी खोली तो देखकर सबकी चीख निकल गई, क्योंकि सोच भी नहीं सकता था उस औरत के साथ इस तरह बुरा सलूक किया जा रहा था। मंदिर के दान पेटी में एक मोबाइल था जिसमें उस औरत ने अपना वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके उस मंदिर के दान पेटी में छुपा रखा था। उस वीडियो में उसने ऐसी चीज़ों का खुलासा किया था
उसका पति बहुत खतरनाक आदमी है। उसको ऐसा जहर दे रहा था जो उसको एकदम नहीं मारेगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके मारेगा। उसका जिस्म दिन ब दिन नाकाम होता जा रहा था। फिलहाल तो उसका पति सबके सामने उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर हकीकत में वो उसको जान से मार देना चाहता था, क्योंकि पंडित जी का अफेयर कहीं बाहर चल रहा था। लड़की का शर्त था कि मुझे तुम्हारी पत्नी नहीं चाहिए, या तो उसको जान से मार दो या घर से निकाल दो। पंडित जी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सारा घर उसके पत्नी के नाम पर था। इसलिए पुलिस वालों को अब सब समझ में आ गया था कि पंडित जी किस तरह उसको एक ऐसा केमिकल पिला रहा था जिससे वह धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही थी। उस औरत को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था, मगर वो बेबस थी, किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। पंडित जी ने उसको इस तरीके से काबू में कर रखा था, वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, बल्कि वह डरी हुई थी। मैं भी हैरान थी। उसका पति तो उस पर जान लुटाता था, उसका बेहद ख्याल रखता था, फ्रूट वगैरह खाने पीने की चीज़ों की कभी तंगी नहीं दिया था। इसका मतलब था वह किसी न किसी चीज़ में उसको जहर मिलाकर दिया करता था। पुलिस वालों का कहना था मेडिकल के रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ तय किया जा सकेगा। उस औरत का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये साबित हो गया कि उसको कई महीनों से जहर खिलाया जा रहा था। वह जहर उसके जिस्म को धीरे धीरे नोच रहा था और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये जहर उसके अंदर करीब 1 साल से दिया जा रहा था। ये जानकर मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि मुझे तो वहाँ काम करते हुए अभी 2 महीना ही नहीं बीता था। 1 साल से अगर जिस्म में जहर डाला जा रहा था तो इस बात से ये साफ जाहिर हो गया कि उसके मौत का कारण उसका पति ही था, और वही उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उस औरत को इस तरह काबू कर रखा था, वह किसी को भी ये बात ना बता सकी। अब जबकि मोबाइल के जरिए उस औरत ने खुद अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो बयान पुलिस तक पहुंच गया था, इसलिए मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तुरंत ही पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। मुझे उसकी सच्चाई कैसे पता चली, जबकि उसके दिमाग में भी ना होगा कि उसकी पत्नी ने सपने में आकर मुझे इशारा दिया था। मैं हैरान थी, दुनिया सच में किस तरह धोखेबाज थी। फिलहाल बाहर से वह कितना शरीफ इंसान दिखाई देता था। नज़र उठाकर भी वो मेरी तरफ नहीं देखता था, मगर उसने अपनी पत्नी के मौत के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार करवा दिया था। कहीं मोहल्ले वाले उस पर शक ना कर लें। मुजरिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वह गलती कर ही लेता है। वह भी आखिरकार में घबरा गया था, और उसकी घबराहट ने ही उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। क्योंकि अगर वह अपनी पत्नी की चुपचाप अंतिम संस्कार कर देता, मुझे गिरफ्तार ना करवाता, तो शायद पुलिस को मालूम भी ना होती कि उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था। मगर अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और एक बेगुनाह को अंदर करवाया, जबकि उसकी पत्नी उससे किस तरह नाराज़ होकर मरी थी। मरने के बाद भी उसने सपने में आकर इशारा दिया और अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया। मैं जेल की सलाखों के पीछे से निकल आई थी। अब मैं उस बड़े शहर में अकेली थी। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। मैं वापस उस फैक्ट्री में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे मालूम था वे लोग मुझे दोबारा नौकरी पर नहीं रखेंगे। मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे भी नहीं थे मैं वापस अपने शहर लौट सकूं, क्योंकि मैंने अपनी सारी तनख्वाह माँ को भिजवा दिया था। अपने पास थोड़े पैसे रखती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर अब मुझे एकदम से ज़रूरत आन पड़ी थी। मैंने यही सोचा कि मैं रागनी से कुछ पैसे मांग लूँगी। समझ गई थी कि मुंबई जैसा शहर मुझे रास नहीं आया। फ़िलहाल मैं वापस जाना चाहती थी। मैं पैदल ही रागनी के क्वार्टर की तरफ जाने लगी थी। मैं चलते चलते एक गुरुद्वारे के पास जा रही थी। वहाँ लंगर चल रहा था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गुरुद्वारे में ही खाना खा लूँ। मैं जैसे ही गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हुई, वहाँ पापा को देखकर चौंक गई। वह भी लंगर में लंगर खा रहे थे। मैंने अपने पापा को आवाज़ दी तो उन्होंने जल्दी से पलट कर देखा। वह एक पल में ही मुझे पहचान गए थे, मगर वह हैरानी से मुझे देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके पीछे मुंबई जैसे बड़े शहर में आ पहुंची हूं, और मैंने उसे ढूंढ भी लिया था। पापा की हालत काफ़ी बदली हुई थी। वो परेशान दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल पापा मुझे देखकर वहाँ से भाग निकले। मैं भी पापा के पीछे दौड़ पड़ी। पापा रुको तो सही, मेरी बात सुनो। मैं उन्हें आवाज़ देती रही, मगर वह तेज़ी से आगे बढ़ते रहे। वह चाहता था कि मेरी नज़र से ओझल हो जाए और मैं उसे पकड़ ना सकूं, मगर मैं भी पापा को कहाँ छोड़ने वाली थी। मुझे पापा से बहुत सी चीज़ों का हिसाब लेना था। पापा रुक जाओ, मैंने पापा को कहा और भागकर उनके करीब पहुंची। मैंने पापा की शर्ट का दामन पकड़ लिया और पापा के साथ ही भागती चली गई। पापा को रुकना पड़ा। यहाँ क्या करने आई हो, चली जा, छोड़ दे मुझे। पापा ने अपने आप को छुड़वाना चाहा, मगर मैंने मजबूती से उनकी कमीज को पकड़ रखा था। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तुम अपने परिवार को छोड़कर भागे थे। मैं कभी अपने पिता को नहीं खो सकती।
मैंने रोते हुए कहा तो पापा चौंक कर मुझे देखने लगे। देख मेरी बात सुन, मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया ना, अब तुम लोग भी मेरा पीछा छोड़ दो। पापा ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मुझे बता दो हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने। मैंने पापा से पूछा तो मेरे पापा बहुत परेशान लग रहे थे। उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था मुझसे गलती हो गई, मैं उस औरत के धोखे में आ गया। मेरा सब कुछ लूट लाट कर भाग गई, इस हाल में छोड़ गई। अगर मैं यहाँ ऐश की ज़िंदगी बिता रहा होता तो यहाँ लंगर में खाना खाने नहीं आता। मैंने अपना सब कुछ अपने हाथों से गंवा दिया, अपनी पत्नी बच्चों को धोखा दिया, उस औरत के पीछे चला आया। मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया था। उसने मुझे बड़े बड़े वादे किए थे और कस्में खाई थी 7 जन्म तक निभाने की, मगर उसने एक भी वादा नहीं निभाया, बल्कि मेरा सारा पैसा हड़प कर अपने बच्चों को लेकर किसी और की ज़िंदगी में चली गई और मुझसे डिवोर्स ले लिया। मैं उसको डिवोर्स देना तो नहीं चाहता था, मगर उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद मुझे उसे डिवोर्स देना पड़ा। बड़ी मजबूत औरत थी, उसने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा दिए, उसने मुझे जेल तक भी पहुंचा दिया। जब से उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, उसके खातिर अपने घर वालों को धोखा देकर मुंबई चलाया, तब से ही मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ। मेरा एक दिन भी आराम से नहीं बीत रहा। मैं कैसे अपने बच्चों को बेघर कर दिया, तुम लोगों को उजाड़ दिया था। मैं पापा का हाल देखकर परेशान हो गई थी। पापा ने उस औरत के चक्कर में सब कुछ लुटा दिया था। पापा की अच्छी भली चलती हुई दुकान तहस नहस हो गई थी। वह अपने पास जमा किए गए पूंजी भी अपने साथ लाई थी। अपने दूसरों पर भरोसा किया, लेकिन अपने पत्नी और बच्चों पर भरोसा नहीं किया। कम से कम अपने घर में तो सलाह ले लेते। मैंने दुहाई दी तो पापा ने अपना सर पकड़ लिया। तुम लोगों से क्या बताता, मैं खुद ये सब कुछ चोरी से किया था, अपनी पत्नी से भी छुपा रखा था। अगर तुम लोगों से पूछता तो ये नौबत ही नहीं आती। जबकि मैं खुद चाहता था कि मैं उस औरत के साथ ज़िंदगी बिताऊं। मैं उस पर मर मिटा था, उस पर फिदा हो गया था। गलती उसकी नहीं थी, गलती तो मेरी अपनी ही थी। मेरी अकल घास चरने गई थी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ, जो अपने आप को बर्बाद करके उस औरत पर भरोसा कर बैठा। अपनी पत्नी के होते हुए न जाने कैसे भटक गया, जबकि मैं तेरी माँ से भी बहुत मोहब्बत करता था। पर एक औरत ने जब खुद मुझसे मोहब्बत जताई तो मैं उसकी बातों में आ गया। मैं अंधा हो गया था, मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी। मैंने अपनी पत्नी बच्चों को धोखा दिया, अब उसकी सज़ा भी काट रहा हूँ और न जाने कब तक काटता रहूँगा। पापा वापस चलो मेरे साथ, अपने शहर चलते हैं। मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं कैसे मुँह दिखाऊँगा सबको, तेरी माँ का सामना कैसे करूँगा। मुझ में हिम्मत नहीं अपनी पत्नी का सामना करने की। आप माँ की फिक्र ना करो, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। वह अब भी तेरी तलाश में है। उसने अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा किया। वह तो अभी भी यही सोचती हैं, ज़रूर मेरे पति के साथ कोई हादसा हुआ है या दुर्घटना हुई है। वह तेरे याद में घुलती जा रही हैं। वह तो ये कहती है उस औरत ने ज़रूर तेरे पापा पर कोई जादू किया है, शायद पापा को अपनी किसी चाल में फंसाया है। अभी उनकी अकल ने काम करना छोड़ दिया, तुझे माफ़ कर देगी। मुझे पूरा यकीन है वह नाराज़ नहीं होगी। उसने ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि तूने उसको धोखा दिया है, बल्कि यही समझती है उस औरत ने ही कोई चक्कर चलाया है। तू मेरे साथ चल। मैंने पापा की विनती की तो वह रो पड़े थे। देख रूपल, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुझे लग रहा है। तेरी माँ मेरा भुर्ता बना देगी। मुझ में हिम्मत नहीं अब दोबारा उसके सामने जाने की। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दे। तुझे सच पता चल गया है ना, तू बेशक जाकर अपनी माँ को भी बता देना, मगर मेहरबानी करके मुझे वहाँ लेकर मत जा। मैं मर जाऊँगा, मैं शर्म से ही डूब कर मर जाऊँगा। पापा कुछ नहीं होगा, तुझे पता है हमने तेरे बिना कैसे ज़िंदगी बिताई है। छोटे बहन भाइयों का क्या हाल है, तुझे कुछ अंदाज़ा भी है। वो मर रहे हैं तेरे बगैर। हम मिलकर कुछ कर लेंगे, कारोबार दोबारा से खड़ा कर लेंगे। कारोबार ना भी हुआ तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें पैसों की चाह नहीं। पापा तेरी ज़रूरत है, तेरा साथ चाहिए। तू कम से कम घर में बच्चों के सर पर बैठा रहेगा। नौकरी मैं कर लूँगी। मैंने पैसों का और दुकान का एक बार भी शिकायत नहीं की। पापा हमें सिर्फ तेरा साथ चाहिए। तू हमारे साथ चल, तू ही हमारे सर का छत है। दुकान और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोबारा कमा लेंगे। अगर घर भी छिन जाता तो हम उसको भी दे देते, मगर पापा तू सही सलामत हमारे सामने मौजूद है। हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसको पैसा चाहिए था, वह ले गई। हमें तो आपकी ज़रूरत है पापा, आप हमारे साथ चलो। मैंने पापा को बहुत समझाया तो मान गए। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं, मगर मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। तेरे पास वापसी का किराया है? पापा ने मुझे पूछा तो मैं भी चुप कर गई, क्योंकि किराया तो मेरे पास भी नहीं था। मैं रागनी से पैसे उधार लेकर पापा को वापस लाई थी। माँ पापा को देखकर हैरान थी और पापा को निहारे जा रही थी। पापा अलग शर्मिंदा थे, मुझे माफ़ कर दो। माँ के कदमों में बैठ गए। माँ ने जल्दी से उनको उठा लिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरे पति परमेश्वर हो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं। मैंने जो कुछ किया उसके बाद तो मेरा पाँव में बैठना ही बनता है। पापा बेहद शर्मिंदा थे, मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
मुझे तुमसे आज भी मोहब्बत है। तुम मेरे पति परमेश्वर हो। माँ की बात सुनकर पापा के साथ साथ मैं भी दंग रह गई थी। माँ पापा से इस तरह मोहब्बत करती थी, मुझे यकीन नहीं आया। मुझे तो हमेशा यही लगता था माँ से ज़्यादा पापा मोहब्बत करते थे, मगर पापा ने अपनी मोहब्बत को गद्दार करार दिया था, जबकि आज माँ ने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया था। वाकई औरत की वफादारी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं सब कुछ हार कर आ गया हूँ, मेरे पास एक भी रुपया नहीं। पापा ने माँ को एक और सच बताया तो माँ ने पापा को सीने से लगा लिया। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, पैसे के बगैर गुजारा हो जाएगा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। माँ ने वही बात की थी जो मैंने की थी। मेरे पापा के चेहरे से साफ पता चल रहा था माँ की बात सुनकर उनको कितनी हिम्मत मिली थी। मुझे ताना नहीं दोगी, मैं तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और इतनी घटिया हरकत की, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। ऐसा कुछ ना होगा, तुम ही हो जिसने हमें सारी ज़िंदगी ऐश आराम दिया। अब अगर मुसीबत के दिन आए हैं तो अकेले क्यों काटेंगे, हम सब मिलकर काटेंगे। अच्छे वक्त में हम सब साथ थे तो बुरे वक्त में भी साथ रहेंगे। माँ इस तरह हौसला बढ़ा रही थी, मुझे आज अंदाज़ा हुआ। माँ ने पापा को ना कभी कोई ताना दिया और ना कोई शिकायत की। वह इसी बात पर खुश थीं कि पापा वापस लौट आए हैं। छोटे बहन भाई भी पापा के आने से बेहद खुश थे। पापा जल्दी ही नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। उन्हें जूते की कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैंने भी अपने शहर में ही नौकरी करना अच्छा समझा। मैं भी एक कारखाने में काम करने लगी। यहाँ मेरी तनख्वाह थोड़ी थी, मगर फिर भी अपने शहर में कम पैसों में गुजारा करना आसान था। मैं सुबह सवेरे पापा के साथ ही काम पर निकल जाती और शाम को लौट कर आती। मेरे पापा की तनख्वाह में ही अच्छा गुजारा हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सब सुकून की ज़िंदगी बिता रहे थे। अब हमें फिक्र नहीं थी पापा की ज़िंदगी में दोबारा कोई औरत आएगी, क्योंकि पापा पहले ही इतना बड़ा धोखा खा चुके थे। अब दोबारा कभी धोखा खाने के बारे में ना सोचते, क्योंकि अब सब कुछ लुटा चुके थे। मगर सुकून की बात ये थी कि हम सब साथ साथ थे। मैंने माँ और पापा को एक साथ बातें करते हंसते देखती तो मुझे बड़ा तसल्ली होता। मैं खुश होती कि सुकून के दिन वापस लौट आए थे। ज़िंदगी में पैसे की अहमियत अपनी जगह ठीक है, हमें तो पापा के साथ रूखी सूखी भी भली लगती है। अपने भगवान की धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे हर मुश्किल से निकाल कर नई ज़िंदगी दी।